नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। अजीत पवार महाराष्ट्र के सबसे विवादित राजनेताओं में से एक हैं। एक विवाद से उनका पीछा छूटता नहीं कि वो दूसरे विवाद से घिर जाते हैं। अब हाल ही में एक और विवाद में वो फंसे हैं और यह विवाद शुरू हुआ है एक किताब की वजह से। इस किताब को एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने लिखा और अपनी इस किताब में उसने यह आरोप लगाया कि अजीत पवार ने एक घोटाले में फंसे हुए बिल्डर को पुलिस के हक की जमीन दिलाने के लिए दबाव डाला था। तो क्या है पूरा मामला और उस पर क्या है अजीत पवार का कहना, आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस आईपीएस अधिकारी ने यह आरोप लगाया है उनका नाम है मीरा बोरवणकर। जान लेते हैं कि ये मीरा बोरवणकर आखिर हैं कौन। मीरा बोरवणकर 1981 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी हैं और अब से चंद साल पहले ही ये रिटायर हुई। महाराष्ट्र पुलिस में ये कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। ये मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की चीफ थी, इसके अलावा महाराष्ट्र प्रिजन्स डिपार्टमेंट की मुखिया थी और सीबीआई में भी ये कुछ वक्त काम करके आई हैं। राज्य के अलग अलग अहम पुलिस विभागों में ये तैनात रही। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के ऊपर। मीरा बोरवणकर की हाल ही में किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है मैडम कमिश्नर और ये किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन गई। धड़ाधड़ इसकी लाखों कॉपियां बिक गई और इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि इस किताब में इन्होंने महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता का जिक्र किया है और ये बताया है कि किस तरह से ये राजनेता, जब वे पुणे की पुलिस कमिश्नर थी साल 2010-11 में, तो उस दौरान उन पर दबाव डालने की कोशिश किया था इस राजनेता ने और कैसे ये उस दबाव के आगे नहीं झुकी। तो इन्होंने अपनी उस किताब में अजीत पवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक जगह पर लिखते लिखते वो लिख डालती हैं कि दादा के दबाव के आगे वो नहीं झुकी थी और उन्होंने विनम्रता से लेकिन सख्ती से, मजबूती से उनके दबाव को खारिज कर दिया था। तो ये पूरा मामला दरअसल 3 एकड़ जमीन को लेकर है। पुणे शहर के यरवड़ा इलाके में 3 एकड़ की जमीन है जो कि पुणे पुलिस को दी गई थी, इसलिए कि वहां पर एक पुलिस थाना बनाया जाएगा और साथ में पुलिस कर्मियों के हाउसिंग के लिए इमारतें बनाई जाएंगी। अब हुआ ये कि एक प्राइवेट जो है बिडर आ गए, एक प्राइवेट एंटिटी आई सरकार के पास और उसने ये कहा कि हमारी एक मौजूदा जगह जो है वो आपकी इस जगह के बगल में ही है जो पुणे पुलिस के लिए रिजर्व की गई है, तो हम आपकी वो जगह ले लेते हैं और बदले में हम आपको एक दूसरी जगह देते हैं। तो इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, सरकार इसके लिए तैयार हो गई थी और जगह की अदली बदली को मंजूरी मिल गई थी और एक ऑक्शन हुआ था, एक नीलामी हुई थी और उस नीलामी में ये प्राइवेट कंपनी जो है जीत गई। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि इस जो प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर थे शाहिद बलवा, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। पीएमएलए एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार के साथ जगह की लेन देन को लेकर एग्रीमेंट हो गया। अब जब ये महोदय पुणे पुलिस कमिश्नर के पास जगह मांगने पहुंचे तो पुणे पुलिस कमिश्नर यानी कि मीरा बोरवणकर ने उस जगह को देने से मना कर दिया। इस दौरान एक डेवलपमेंट यह भी हुआ कि पुणे पुलिस की जमीन हासिल करके ये बिल्डर जो दूसरी जमीन पुणे पुलिस को देने वाले थे, उस जमीन को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया, उस जमीन को सील कर दिया। इस बीच
पुणे के पालक मंत्री, मराठी में पालक मंत्री कहते हैं, हिंदी में प्रभारी मंत्री कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको गार्जियन मिनिस्टर कहते हैं, तो पुणे के प्रभारी मंत्री थे अजीत पवार। तो ये मामला उन तक भी पहुंचा और उनको बताया गया कि हालांकि नीलामी में जो है ये बिल्डर ने जमीन हासिल कर ली है, लेकिन पुलिस कमिश्नर अड़ी हुई हैं कि वो जमीन नहीं देंगी। तो इसके बाद जैसा कि मीरा बोरवणकर लिखती हैं, अजीत पवार ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि ये जमीन जो हाईएस्ट बिल्डर है, जो बिल्डर, उसको दे दी जाए। बोरवणकर का कहना है कि उन्होंने विनम्रता से लेकिन मजबूती के साथ वो जमीन देने से मना कर दिया। पूरे मामले की जानकारी गृह विभाग को भी दी गई। उस वक्त गृह मंत्री आर पाटिल थे, जिनकी छवि एक बड़े ही ईमानदार राजनेता की थी, एक ईमानदार गृह मंत्री की थी, और फिर उन्होंने भी उस डील को खारिज कर दिया और उसके बाद ये जमीन पुणे पुलिस के पास ही रही, प्राइवेट बिल्डर के हाथ नहीं गई। तो इस पूरी कहानी के जरिए मीरा बोरवणकर अपनी किताब में ये बता रही थी कि किस तरह से अजीत पवार ने एक ऐसे बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, एक ऐसे बिल्डर को पुलिस के हक की जमीन देने के लिए उन पर दबाव डाला था, जो कि एक बड़े आपराधिक मामले में फंसा हुआ था। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि बाद में ये बिल्डर जो है उस मामले से एक्विट हो गए थे और फिर ऊपरी अदालत में सीबीआई और ईडी की ओर से उसके खिलाफ अपील की गई। अब इस पूरे मामले पर अजीत पवार का क्या कहना है? जब इस मामले का खुलासा हुआ, जब ये किताब सामने आई, उसके बाद में जब इसके एक्सर्प्ट छपे, इसके कुछ अंश अलग अलग अखबारों में छपे, जब कुछ पत्रकारों ने इस किताब को पढ़कर इसके बारे में छापा, तो इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा हो गया। कई लोग अजीत पवार का इस्तीफा मांगने लगे, कुछ पार्टियां जो है इस पूरे मामले की जांच की मांग करने लगी और विपक्ष के पास एक मुद्दा मिल गया मौजूदा शिंदे सरकार को घेरने का, क्योंकि अजीत पवार शिंदे सरकार के सदस्य हैं, इसी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके जवाब में, इन आरोपों के जवाब में अजीत पवार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। बतौर प्रभारी मंत्री ये उनकी जिम्मेदारी रहती है कि अगर उनके क्षेत्र का कोई काम पेंडिंग है, कहीं कोई काम अटका हुआ है, तो उसका फॉलोअप लेते हैं। और जब वो फॉलोअप ले रहे थे तो उसी दौरान ये बात पता चली कि एक सरकारी भूखंड जो कि नीलाम किया गया था, उसको हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। तो ये बात कानूनी तौर पर ही, नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मीरा बोरवणकर को कहा था और इसके पीछे उनकी कोई और मंशा नहीं थी। अजीत पवार ने इस बात का हवाला दिया कि 1991 से सुधाकर राव नाइक जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब से वे लगातार जितनी भी बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कभी भी महाराष्ट्र सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के हित को उन्होंने सर्वोपरि रखा था और ऐसे में वो इस मामले में भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि किसी और को फायदा होता और महाराष्ट्र सरकार को नुकसान होता। उनका यह कहना था कि इस बात का जिक्र हो सकता है कि मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब को पब्लिसिटी दिलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए इसका जिक्र किया हो, इसलिए ऐसे सनसनीखेज तरीके से इस बात को पेश किया गया। उनका यह भी कहना था कि कोई भी जमीन अगर नीलाम की जाती है, किसी को दी जाती है, तो उसके लिए व्यापक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाता है। और ये सिर्फ, वो तो वहां के सिर्फ प्रभारी मंत्री थे, लेकिन इसमें दूसरे राजस्व विभाग का भी रोल होता है, इसमें गृह विभाग का भी रोल था। तो उन सबकी मंजूरी से ही इस तरह का काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर अजीत पवार ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और अपने आप को निर्दोष बताया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी आरोप से अजीत पवार घिरे हों।
इसके पहले भी कई उनके ऊपर आरोप लगे, कई मामलों में वो फंसे। सिंचाई घोटाले में उनका नाम आया, इसके बाद शुगर फैक्ट्री घोटाले में उनका नाम आया, उसमें भी उनकी जांच हुई और अपने बयानों की वजह से भी कई बार वे विवादों में रहे। और हाल ही में जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से बगावत करके अलग गुट बना लिया और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, तो यह माना गया कि यह एक लंबे वक्त से ऐसी ही आशंका अजीत पवार को लेकर बनी हुई थी। अजीत पवार के जैसे तेवर थे और जो उनका चाल ढाल था, उसको देखकर सियासी हलकों में काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसने एक अलग विवाद को जन्म दिया और विवाद यह है कि अब दोनों ही गुटों ने, शरद पवार गुट ने और भतीजे अजीत पवार के गुट ने, दोनों ने ही अब ये दावा किया है कि असली एनसीपी उन्हीं की है और इस पर फैसला अब चुनाव आयोग को करना है, जिसमें कि थोड़ा वक्त लगेगा ये स्पष्ट होने में कि आखिर असली एनसीपी का मालिक, असली एनसीपी का नेता कौन है। तो ये थी आज की स्टोरी। इस जैसी और कहानियों को सुनने के लिए, किस्सों को सुनने के लिए जुड़ते रहिए जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।